आज फिजिक्स के 18वें लेक्चर में जो है हम लोग लेंस का रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। इससे पहले एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हम लोग पढ़े थे, जो इस तरह से आया हुआ था 1/f इक्वल म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और इस पर जो है कुछ कंडीशन जो है हम लोग पढ़े हुए थे। तो यहाँ अब जो है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लेंस का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। सपोज दैट एक कन्वेक्स लेंस है, एल एक कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, जिसका ऑप्टिकल सेंटर सी है, और इस ऑप्टिकल सेंटर से जो है ए बी एक बिंब है, ऑब्जेक्ट, जो यू दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, इस लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट ए बी का एक इमेज बनता है, आई व आई डैश, जो मुख्य अक्ष के नीचे है। तो यहाँ जो है यह प्रतिबिंब, यहाँ आई और आई डैश जो वस्तु ए बी का, बिंब ए बी का जो प्रतिबिंब है, आकार में कितना गुना बड़ा बनता है, कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनता है, यह इसका रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो किसी भी लेंस के द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ जो हमने डिफिनेशन नोट किया हुआ है, लेंस द्वारा बने किसी बिंब के प्रतिबिंब का आकार, यहाँ प्रतिबिंब का आकार व बिंब के आकार के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका रेखीय आवर्धन का फार्मूला आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे, जो m इक्वल प्रतिबिंब का आकार, सपोज दैट एच आई है, मतलब आई व आई डैश का जो आकार है उसको अगर हम एच आई से डिनोट कर लें, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है बिंब, उसकी हाइट को एच ओ से डिनोट करें, तब लेंस का जो रेखीय आवर्धन होगा m इक्वल प्रतिबिंब का आकार एच आई अपान बिंब का आकार एच ओ। ठीक है, चूँकि यह एक ही भौतिक राशि का अनुपात आ रहा है, इसलिए इसका जो है कोई मात्रक नहीं होगा। तो इसको जो है आप लोग नोट कीजिए फिगर बना करके। लेंस द्वारा बने किसी बिंब के प्रतिबिंब का आकार व बिंब के आकार के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो है हम कुछ फार्मूला जो है प्रूफ करेंगे। रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होगा, इसका रिलेशन एच आई अपन एच ओ से क्या होगा, इसको जो है हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ देखिए चित्र में ए बी ओ, सॉरी यहाँ सी है, ए बी सी व आई सी आई डैश दोनों त्रिभुज को देखा जाए तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी ए बी यहाँ ए 90 डिग्री है, और त्रिभुज आई सी आई डैश में ए वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक, एक और एंगल है यहाँ पे, एंगल ए सी बी, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा एंगल है आई सी आई डैश, ए वाला एंगल। दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए जो है त्रिभुज ए सी बी और आई सी आई डैश समरूप होंगे। तो इसको जो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज आई सी आई डैश में जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस त्रिभुज में ए सी बी में ए बी इसकी संगत भुजा जो है त्रिभुज आई सी आई डैश में आई व आई डैश है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आई डैश इक्वल, यहाँ त्रिभुज ए सी बी में सी ए, और त्रिभुज सी आई डैश में सी आई। इसको हम व्युत्क्रम कर दें तो हमें प्राप्त होगा आई डैश अपान ए बी, और यहाँ होगा आपका सी आई अपान सी ए। दिए गए चित्र में जो है हमारा
ए बी जो है प्लस एच ओ होगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ है, और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ मापी गई जो भी दूरी होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई जो दूरी होती है उसको निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ ए बी प्लस एच ओ आई व आई डैश जो होगा आपका माइनस एच आई है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की जो दूरी है सी ए वह आपका यू होगा, और माइनस यू इसको हम बोलेंगे। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगा सी आई वह आपका प्लस भी होगा। ठीक है, यह मान हम इसमें भरें तो हमें प्राप्त हो जाएगा आई व आई डैश के प्लेस पे माइनस एच आई, ए बी जो है आपका प्लस एच ओ इक्वल सी आई आपका प्लस भी होगा, और सी ए माइनस यू होगा। मतलब माइनस एच आई अपान एच ओ इक्वल माइनस भी अपान यू। दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा एच आई अपान एच ओ इक्वल भी अपान यू। और एच आई क्या है? प्रतिबिंब की आकार है, और एच ओ जो है बिंब की आकार है। प्रतिबिंब की आकार और बिंब की आकार का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वह रेखीय आवर्धन कहलाता है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका m इक्वल एच आई अपान एच ओ, और यही भी अपान यू होता है। यहाँ पर इससे पहले जब हम लोग मिरर पढ़े थे तो मिरर वाले कंडीशन में जो है हम लोग इसको इस तरह से जो है प्रूफ किए थे, एच आई अपान एच ओ इक्वल माइनस भी अपान यू। तो आप लोगों को याद रखना है मिरर में माइनस भी अपान यू, और लेंस के लिए ओनली भी अपान यू। यह कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। फार्मूला एक ही जैसे हैं, मिरर के लिए माइनस भी अपान यू और लेंस के लिए भी अपान यू। यहाँ कुछ और बात हम लोगों को जानना है। यह रेखीय आवर्धन जो है प्रतिबिंब के नेचर पर डिपेंड करता है, अर्थात प्रतिबिंब किस प्रकृति का बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो ये कैसे जो है यहाँ पर इसका जो है साइन हम लेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे, अगर यह प्रतिबिंब वास्तविक है, केस फर्स्ट, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो इस कंडीशन में आवर्धन आपका रेखीय आवर्धन कैसा होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब की जो हाइट है वह मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ मापी जाएगी, जो कि निगेटिव होगी, और यहाँ मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ बिंब की हाइट मापी जाएगी, जो कि पॉजिटिव होगी। तो दोनों का जो रेशियो आएगा, जिसे हम लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, वह क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहाँ जो है वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए जो m की वैल्यू होगी निगेटिव होगी, अर्थात m इज लेस देन 0। m इज लेस देन 0। इस कंडीशन में जो है हमको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, आभासी के लिए थोड़ा यहाँ मिटाते हैं, इसको नोट करते जाइए। कि सेकेंड आभासी प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन यह क्या होगा? पॉजिटिव होगा, अर्थात m पॉजिटिव होगा, m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है यह हमारा रेखीय आवर्धन होगा, जो ये बताएगा कि प्रतिबिंब का नेचर कैसा है। तो आभासी है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो यह m की वैल्यू आपका आ गया। तो ये रहा जो है लेंस का रेखीय आवर्धन। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी लेंस की क्षमता, सामर्थ्य। किसी लेंस का सामर्थ्य क्या होता है?
तो लेंस के सामर्थ्य पढ़ने के लिए जो है, सामर्थ्य से आपको पता चल रहा है सामर्थ्य क्या होता है। इससे पहले क्लास 9th में आप लोग पढ़े हो सामर्थ्य क्या होता है। किसी भी व्यक्ति अथवा किसी मशीन के द्वारा जो है प्रति सेकंड में किए गए कार्य जो होता है उसको जो है हम लोग उसका सामर्थ्य बोलते हैं। तो यहाँ लेंस का काम क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि लेंस करता क्या है, तब जो है हम उसका सामर्थ्य ज्ञात कर पाएंगे। तो जब भी लेंस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होता है तो वह लेंस जो है प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात या तो जो है उसे फैलाने का काम करता है या तो एकत्रित करने का काम करता है। सीधा सा अर्थ है कि जब लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो लेंस उन प्रकाश किरणों को या तो मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है या मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ मोड़ देता है। तो कोई भी लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को जितना अधिक से अधिक मोड़ेगा उसको जो है तब हम बोलेंगे कि उसकी जो क्षमता है वो क्या है, अधिक है। कोई भी लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को जितना अधिक से अधिक मोड़ सके उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होती है। ठीक है, तो इसको जो है देखने के लिए, लेंस की क्षमता को समझने के लिए जो सबसे पहले हम एक रे डायग्राम जो है बना रहे हैं, रे डायग्राम, और उसके द्वारा जो हम समझेंगे कि ये कैसे होता है। हेडिंग दे दीजिए लेंस का सामर्थ्य। लेंस का सामर्थ्य लेंस का सामर्थ्य, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता अथवा सामर्थ्य। ठीक है, देखिए यह एक लेंस हमने लिया, कोई भी लेंस आप लोग ले सकते हो। सपोज दैट हमने उत्तल लेंस लिया जिसका यह प्रिंसिपल एक्सिस है और यह इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इस पर प्रकाश किरण को जो है इस तरह से हमने आपतित कराया। सपोज दैट अनंत पर कोई बिंब है जहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, तो पैरेलल रे होती हैं जो कि लेंस पर आपतित होंगी, इंसिडेंट होंगी। तो यह लेंस क्या किया, चूँकि यह लेंस आपका उत्तल लेंस है इसलिए यह प्रकाश किरणों को क्या करेगा, अभिसरित करेगा, अर्थात प्रकाश किरण को मोड़ने का काम करेगा। किधर मुड़ेगा, तो यह मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ेगा। ठीक ना, तो सपोज दैट इसने जो है प्रकाश किरण को मोड़ करके यहाँ पर एकत्रित कर दिया, इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर मिला दिया। ठीक, कोई दूसरा उत्तल लेंस हमने लिया, जैसे मान लीजिए ये वाला उत्तल लेंस हमने लिया और यही कंडीशन जो है हमने यहाँ भी अप्लाई किया। मतलब अनंत पर स्थित किसी बिंब से प्रकाश की किरण को हमने लिया और देखा कि यह प्रकाश किरण यहाँ जो है मिल रही है, रिफ्लेक्शन के पश्चात यहाँ पे मिल रही हैं, इस तरीके से मिल रही हैं। ठीक है, इसकी जो फोकस दूरी है ये है आपका, और इसकी जो फोकस दूरी है ये आपका ये है। इसको आप F1 मान सकते हो, इसको F2 मान सकते हो। ठीक, ये थोड़ा पतला लेंस है और यह जो है थोड़ा मोटा लेंस है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर यह लेंस न होता तो यहाँ पहले कंडीशन में प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन लेंस की उपस्थिति में इसने क्या किया, प्रकाश किरण को यहाँ पर कन्वर्ज कर दिया और कन्वर्ज करके जो है यहाँ पर इनका फोकस बना दिया, अर्थात यहाँ पर इसका इमेज बना। ठीक है, इसने क्या किया, ये जो लेंस आपका दूसरा लेंस है L2 लेंस है, वह जो है प्रकाश किरण को इस पॉइंट पे अभिसरित करता है। हम ये देखते हैं कि अगर यह लेंस L2 लेंस न होता तो प्रकाश किरण ऐसे चली जाती, ये भी प्रकाश किरण को ये जाने का यह दिशा होता। यहाँ थोड़ा एंगल को माप लिया जाए, ए कितना एंगल है और ए वाला एंगल। ठीक है, इसके कंपेरिजन और इसका कंपेरिजन, इन दोनों का कंपेरिजन अगर हम करें तो स्पष्ट हो रहा है इन फिगर से, इस चित्र से, रे डायग्राम से हमें एक ज्ञात हो रहा है कि पहला वाला जो लेंस है वो प्रकाश किरण को कम मोड़ा है, किसकी अपेक्षा, दूसरे लेंस की अपेक्षा जो है कम मोड़ा है। देखिए बेंडिंग, यह मान लीजिए कि यह अगर 15 डिग्री है तो यह आपका 17 डिग्री है। कितना बेंड हुआ है, इतना बेंड हो गया। ठीक है, इसने कम बेंड किया है, इसने ज़्यादा बेंड किया, तो इसकी क्षमता क्या है, ज़्यादा है और इसकी क्षमता कम है। ठीक, और यह क्षमता फोकस दूरी से कैसे रिलेशन रख रही है, यहाँ देखिए, जो लेंस प्रकाश किरण को कम मोड़ा हुआ है उसकी क्षमता
जो है यहाँ पे कम होगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, अधिक। ठीक है, जो लेंस अर्थात जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ेगा, देखिए यहाँ पे यहाँ अधिक मोड़ा हुआ है, जितना अधिक से अधिक मोड़ेगा उसकी फोकस दूरी उतना ही कम होगी। यहाँ जो लेंस प्रकाश किरण को कम मोड़ेगा उसकी फोकस दूरी उतना ही अधिक होगी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमको निकलता है, एक रिजल्ट हमें प्राप्त होता है कि किसी भी लेंस की क्षमता जो होती है उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि उस लेंस की फोकस दूरी को मीटर में मापी गई हो। तो यहाँ डिफिनेशन हम नोट कर रहे हैं, किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई। ठीक है, अर्थात लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी किस में होना चाहिए, यह मीटर में होना चाहिए। लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करेंगे। लेंस की क्षमता को P से प्रकट करते हैं, तो P इक्वल 1/f, f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। लेंस की क्षमता P इक्वल 1/f, f क्या है, फोकस दूरी जो कि मीटर में मापी गई हो। ठीक है, यदि लेंस की फोकस दूरी को हम सेंटीमीटर में मापें, यहाँ लिखते हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता P इक्वल 100/f, और यहाँ यूज करना सेंटीमीटर। ठीक है, P इक्वल 100/f, f को सेंटीमीटर में रखना है। ठीक है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर। ठीक है, DIOPTRE, डायोप्टर होता है, जिसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित करेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं। तो ये लेंस की सामर्थ्य था, लेंस की क्षमता। ठीक है, इसको नोट कीजिए और साफ की कॉपी में अच्छे तरीके से लिखिएगा। फिगर बना लेना है समझने के लिए। इसके बाद हम लोग वन डायोप्टर का जो है डिफिनेशन नोट करेंगे। वन डायोप्टर, हेडिंग दे दीजिए, वन डायोप्टर। जब भी आप लोग वीडियो देखते हो तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको जो है श्यामपट्ट पे लिखा नहीं जाता है, उसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लो, नहीं तो ऐसे जो है ऑनलाइन क्लास जो है बिल्कुल जो है, एक तो आप लोग सामने नहीं हो और फिर ऐसे जो है रहेगा तो प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करोगे तो जाकर जो है उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हेडिंग दीजिए, वन डायोप्टर। वन डायोप्टर, वन डायोप्टर क्या होता है, देखिए फार्मूला भी हमने पढ़ा, लेंस की क्षमता 1/f, f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, यदि f की वैल्यू हम 1 मीटर मान लें, 1 मीटर, ठीक ना, तो 1 मीटर मानेंगे और इस फार्मूले में वैल्यू अगर हम पुट करें
तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/1, तो P की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 डायोप्टर। ठीक है, तो ऐसे हम डिफिनेशन दे सकते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। एक मीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। या अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी लेना हो तो देखिए फार्मूला क्या है सेंटीमीटर वाला, 100/f, और ये किस में होना चाहिए सेंटीमीटर में। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो है 100/f 1 तभी आएगा जब f की वैल्यू कितना हो 100 हो, जिसको किस में लेना है सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले जो लेंस होगा उस लेंस की जितनी क्षमता होगी उसको हम क्या बोलेंगे 1 डायोप्टर। तो इसको जो है हम लोग डिफिनेशन में नोट कर लें। इसको डिफिनेशन में नोट करना है, 1 मीटर अथवा 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं, एक डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ टिप यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। देखिए यह एक लेंस है, यह बिल्कुल पतला लेंस है। ठीक है, और यह एक लेंस है जो मोटा लेंस है। यह एक मोटा लेंस है और यह एक पतला लेंस है। इसको आप L1 कह सकते हो और इसको L2 कह सकते हो। सपोज दैट इसकी जो फोकस दूरी है f1 है और इसकी जो फोकस दूरी है क्या है f2 है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 है और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2 है। ठीक, और इसका जो पावर है P1 है और इसका पावर क्या है P2 है। तो एक पतले लेंस के लिए फोकस दूरी बहुत अधिक होती है। तो पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है तो इसकी जो क्षमता होगी वो कम होगी, अर्थात पतले लेंस के लिए पावर क्या होगा कम होगा, बट उसकी जो फोकस दूरी होगी वह अधिक होगी और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जो होंगे वो भी अधिक होंगे, मतलब बड़े होंगे। ठीक, यह एक कंडीशन है। जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक, तो फोकस दूरी डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। अगर r बड़ा तो f बड़ा हो जाएगा, तो r बड़ा है तो f बड़ा होगा। अगर फोकस दूरी अधिक है तो पावर घट जाएगा, क्षमता घट जाएगी। यहाँ मोटे लेंस के लिए देखिए, मोटा लेंस जो है आपका, देखिए ये पूरा ये वाला सरफेस इतना जो है सर्किल ड्रॉ करेगा। ठीक ना, ये मोटा लेंस, और ये वाला है तो इससे बड़ा सर्किल निर्मित करेगा, इसलिए इसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। ठीक, तो यहाँ जो है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कम है तो इसकी फोकस दूरी भी कम होगी। अगर फोकस दूरी कम है तो इसका पावर क्या होगा अधिक होगा, इसकी क्षमता अधिक होगी। ठीक है, तो ये भी जो है आप लोग कुछ एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे नोटेशन हमने दिया है जिसको आप लोग जो है बना लो।